बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैं आप लोगों को डिलीवर कर चुका हूँ। हमारा आज का टॉपिक जो है वो SN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म है। तो इसके कुछ इनिशियल एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। कोर्स आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 है और माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर महमूद। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी कि इस लेक्चर को देखने के बाद आप क्या क्या चीज़ें जान सकेंगे, उनमें सबसे पहली चीज़ जो है कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म क्या है, काइनेटिक स्टडी इस मैकेनिज़्म को कैसे सपोर्ट करती हैं, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस क्या हैं SN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म के, एंड फाइनली व्हाट आर द कंक्लूजन विच आर बेस्ड ऑन दीज एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। सो ज़्यादातर केसेस में हम जानते हैं काइनेटिक जो किसी भी रिएक्शन की काइनेटिक्स यानी कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप, उसका रेट लॉ या रेट इक्वेशन जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है किसी भी मैकेनिज़्म को डिटरमिन करने के लिए। तो यहाँ पे भी हम एक SN2 रिएक्शन कंसीडर करते हैं और उसकी काइनेटिक्स को डिस्कस करते हैं। ये रिएक्शन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, दैट इज़ मिथाइल ब्रोमाइड इज़ गोइंग टू रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप in the results in the formation of methyl alcohol and bromide negative ion as arginine group। तो अपेरेंटली आपको पता कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्ट्रॉन्गली बेसिक न्यूक्लियोफाइल है और वो ब्रोमो जो कि मॉडरेटली बेसिक या वीकली बेसिक आप कह लें उसको रिप्लेस कर देता है और मिथाइल ब्रोमाइड जो कि अल्काइल हाइड है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसकी काइनेटिक्स के अंदर जो चीज़ ऑब्जर्व की जाती है वो ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों रीजन्स की कंसंट्रेशन को डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि अगर आप अल्काइल हैलाइड जो है उसकी कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तब भी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। अगर आप हाइड्रोक्सिल की कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। अगर आप दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन जो है उसको डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इससे जो हमारे पास इक्वेशन बनती है दैट इज़ रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अब इस रेट लॉ से हमें क्या चीज़ मिलती है कि जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट है आपके SN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म के अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है बेसिकली उसके अंदर दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि चूँकि हमारा जो रिएक्शन है अगर हम पीछे जाके देखें तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं रिएक्टेंट्स के अंदर, एक मिथाइल ब्रोमाइड और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो ब्रोमाइड मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो फिर हम इस रिएक्शन को काइनेटिक्स की बेस पे कहेंगे इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि 2 रीजन्स इन्वॉल्व है रेट डिटरमिनिंग स्टेप में या रेट डिटरमिनिंग ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज किया है और उसकी जगह पे के जो है इंसर्ट किया है कि यहाँ पे रेट कांस्टेंट कहलाता है। अब के से हमें बहुत सी चीज़ें हमें पता चलती हैं। इसकी वैल्यू हमें बताती है कि एनर्जी बैरियर आपको याद होगी वो डायग्राम, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं और एक एनर्जी बैरियर क्रॉस होता है तो प्रोडक्ट बनती है। तो के की वैल्यू आपको बताएगी कि हाउ डिफ़िकल्ट टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर ऑफ द रिएक्शन। फिर ये बताएगी हाउ हार्ड इज़ टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट। ये वही बात है लेकिन इन डिफरेंट लैंग्वेज सेंटेंस है। जितना रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी आसानी से जो ट्रांजिशन स्टेट अचीव हो जाएगी। इसका मतलब इतना ही आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हायर होगा। 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस रिएक्शन मैकेनिज़्म को प्रपोज़ किया था, एक एडवर्ड हेज एंड दूसरा क्रिस्टोफर इनगोल्ड। 1937 में उन्होंने प्रपोज़ किया था। तो इन्होंने इस रिएक्शन मैकेनिज़्म को अपने कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के ऊपर बेस किया था जो कि हम अभी देखेंगे। पहला इनकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अल्काइल हैलाइड और
न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे हम कंक्लूजन भी ऑलरेडी ड्रा कर चुके हैं, दोबारा लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही रिएक्टेंट्स जो हैं वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर इन्वॉल्व हैं। सेकंड, इनकी जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस थी कि मिथाइल ब्रोमाइड में जो कार्बन के ऊपर लगे हुए तीनों हाइड्रोजन को जब इन्होंने रिप्लेस किया सक्सेसिवली विद मिथाइल ग्रुप, यानी कि पहले मिथाइल से इथाइल में कन्वर्ट किया, फिर आइसोप्रोपाइल में, फिर टर्शियरी ब्यूटाइल में, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को सेम रखते हुए प्रोग्रेसिवली स्लो हो गया, आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो गया। इसका मतलब क्या है कि sp3 कार्बन के ऊपर अगर कोई बल्कि ग्रुप जो कि स्टीरिक हिंड्रेंस काज कर रहा है, वो कार्बन जिसके ऊपर आके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, अगर वो हिंडर कर रहा है उस न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच को, तो डेफिनेटली जो रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये उनकी एक्सपेरिमेंटल डाटा है। यहाँ पे अगर आप देखें RbR अल्काइल ब्रोमाइड में क्लोरो ने ब्रोमो को रिप्लेस किया। अब यहाँ पे R जो है वो उसको चेंज किया गया है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, हमने इस रिएक्शन को अगर आप थोड़ी देर के लिए स्टैंडर्ड मान लें, तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड जिसके अंदर सेकेंडरी कार्बन है, ये कार्बन एटम सेकेंडरी है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल में आके अटैच होना है। अब यहाँ पे अगर हम इसका रिलेटिव रेट 1 ले लें, तो यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ जाएँ, हम सेकेंड आइसोप्रोपाइल को n प्रोपाइल में चेंज कर दें, तो इस रेट की निस्बत इसका रेट 16 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा। अगर हम उसके अंदर एक कार्बन और कम कर दें, दूसरे लफ्ज़ों में जो कार्बन जिसके साथ ब्रोमो लगा हुआ है उसके साथ इथाइल की बजाय मिथाइल कर दें, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन इसकी निस्बत 40 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा। और अगर हम सिर्फ मिथाइल ब्रोमाइड ले लें, यानी कि वो कार्बन जिसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना है, अगर वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना है, अगर वो उसके ऊपर तीनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, उस सूरत में रेट ऑफ रिएक्शन जो है 1200 टाइम हो जाएगा। आप इसको ऊपर से नीचे भी कंपेयर कर सकते हैं कि पहला रिएक्शन अगर 1200 उसको स्टैंडर्ड मान लें, तो उसकी निस्बत बाकी जो रिएक्शन प्रोग्रेसिवली क्या हो जाते हैं, स्लोअर होते जाते हैं। फाइनली ये जो लास्ट मालिक्यूल है दैट इज़ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसमें कार्बन जो है टर्शियरी है और तीनों हाइड्रोजन, ये वाले जो तीनों हाइड्रोजन दीज आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय 3 मिथाइल ग्रुप। तो दिस रिएक्शन इज़ टू स्लो टू मेजर। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि ये रिएक्शन होता ही नहीं है, या इतना स्लो होता है कि इसको आप मेजर ही नहीं कर सकते। तो ये सारा का सारा सेकंड उनकी जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, जिसमें वो कहते हैं कि हाइड्रोजन को जब आप प्रोग्रेसिवली सक्सेसिवली रिप्लेस करते हैं विद मिथाइल ग्रुप्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रोग्रेसिवली क्या होता है, सो ये बात जहन में रखिएगा कि ये रिलेटिव रेट है। रिलेटिव रेट का मतलब एक की निस्बत दूसरा, इसलिए मैंने यहाँ से शुरू किया था, जिसको हमने 1 है और उसकी निस्बत ये 16 टाइम है, ये 40 टाइम्स है, ये 1200 टाइम्स है। आप इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि ये अगर 1200 टाइम, तो ये वाला इससे 1200 टाइम स्लो हो। तो जी आगे चलते हैं। तीसरी जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस उन्होंने ली थी कि अगर आप अल्काइल हैलाइड जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन है, जो sp3 हाइब्रिड कार्बन है वो एसिमेट्रिक है, तो उसके ऊपर जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो सिर्फ एक स्टीरियोआइसोमर बनेगा, और जो कन्फिगरेशन होगी, कन्फिगरेशन आपको पता है कन्फिगरेशन जिसको हम आप लोग नॉर्मली EZ या RS कन्फिगरेशन के नाम से जानते हैं, तो R या S कन्फिगरेशन होगी। अगर कोई R है तो वो S में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर कोई S है तो वो R में होगा। ये नहीं होगा कि R से S और R दोनों बन जाएँ, या S से R और S दोनों बन जाएँ, ऐसा नहीं होगा। तो यानी कि कन्फिगरेशन जो एसिमेट्रिक कार्बन की, एक तो इन्वर्ट हो जाएगी R S में, S R में, और दूसरा क्या होगा, एक ही स्टीरियोआइसोमर बनेगा, यानी कि 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होगी और एक ही स्टीरियोआइसोमर बनेगा। अब यहाँ से हमें कंक्लूजन होता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका इंटरमीडिएट है वो नहीं बनता, बैक साइड अटैक होता है, और रिएक्शन सिंगल स्टेप है, यानी कि एक ही स्टेप में होता है, ज़्यादा स्टेप में नहीं है। तो उन्होंने जो 3
जो बातें, ये तीनों जो एविडेंस हैं, अगर हम उनको समराइज़ करना चाहें तो उससे हमें मिलता है कि ये कंसर्टेड रिएक्शन है। कंसर्टेड का मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इट डज़ नॉट इन्वॉल्व मोर दैन वन स्टेप। सेकेंडली, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, यानी कि कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। ये हमें पता चला था जब हमने एक ही सिंगल आइसोमर हमने अचीव हुआ था। थर्डली, न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ठीक है, जिसके ऊपर लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, और लीविंग ग्रुप जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है एक स्टेप के अंदर। और फाइनली बैक साइड अटैक है, क्योंकि जो फ्रंट लीविंग ग्रुप जो है वो फ्रंट साइड को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। इसका हम फर्दर डिटेल भी देखेंगे। इन तीनों चीज़ों को हम फर्दर अगले लेक्चर के अंदर ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे बाय टेकिंग हेल्प ऑफ एमओटी एंड काइनेटिक्स। सो ये अगर आप थोड़ा सा दोबारा इसको रिएक्शन मैकेनिज्म को लिखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सल डाइऑक्साइड अटैक कार्बन के ऊपर, और दूसरी तरफ दोनों लीव कर रहा है, आपके पास प्रोडक्ट बन जाती है, लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है। तो यहाँ तक ये कुछ बेसिक थी एसेंट्री मैकेनिज़्म की। तो इस सारे मैकेनिज़्म को जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बेस पे, काइनेटिक्स की बेस पे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्यों होती है, मतलब ये तो हमने देख लिया ना कि ये चीज़ें होती हैं। अब इनकी लॉजिक्स क्या है, इनको कौन कौन सी चीज़ सपोर्ट करती है, ये अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।